अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी स्टूडेंट्स दे आर एट होम एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्री एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, तो उसके लिए मुझे भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, तो मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूं कि स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट दे सकूं। हालांकि आपको शायद पता हो कि जो फिज़िकल क्लासेस हैं वो पढ़ाना हमारे लिए बड़ा ही आसान है। क्यों? क्योंकि हम जाते हैं क्लास में और लेक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं बस, और लेक्चर एंड हुआ, बात ख़त्म, बच्चों को बात मिल गई। लेकिन ये जो YouTube के मीडियम से या रिकॉर्डेड वर्जन जो वीडियोस के हैं, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसमें कैमरा की सेटिंग करना, पोजीशनिंग करना, और सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होती, पोस्ट रिकॉर्डिंग वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये वीडियो अगर कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं तो ये 30 मिनट का लेक्चर, 30 मिनट का, जो कि कुछ भी नहीं है, छोटा सा है, वो 3-4 वीडियोस में डिवाइड हो जाता है। फिर उसको ऐड करना, ऐड करने के बाद फिर उसको सॉफ्टवेयर में रेंडर करना, इंपोर्ट करना। अगर एक 30 मिनट का वीडियो है तो उसको आप सॉफ्टवेयर में सेटिंग वेटिंग करेंगे तो उसमें 10-20-25 मिनट लग जाएंगे। फिर उसके बाद रेंडरिंग करेंगे, आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें तकरीबन 50 से 55 मिनट लग जाएंगे। तो मीन्स एक 30 मिनट के वीडियो के पीछे, लेक्चर के पीछे हमारा तकरीबन 3 से 3.5 घंटे चले जाते हैं। फिर अपलोडिंग में भी टाइम लगता है। ठीक है, हमें चीज़ों को देखना पड़ता है कि भाई कहीं वैल्यू हमने कुछ ऊपर नीचे तो नहीं बोल दी। क्लास में सपोज हमने बोल दिया कि बाबा ये 2x², लेकिन बोर्ड पे हमने लिख दिया 2x³, तो बच्चे तो उसी वक्त नोटिस करेंगे, सर ये आपने बोला कुछ और है, लिखा कुछ और है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन ऐसे ही अगर रिकॉर्डिंग के दौरान हो जाता है तो फिर उसमें बड़ा इश्यूज आ जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग बड़ी डिफ़िकल्ट है और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप में से काफ़ी बच्चे नाराज़ भी होते होंगे मेरे से, और होते हैं बल्कि कि सर आप वीडियोस में डिले करते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियोस लेक्चर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू देता रहूँ। तो आज हमारा स्टार्टिंग लेक्चर है, लेक्चर 1 जिसे हम कह सकते हैं फॉर MCAT, ECAT या MDCAT की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब देखें, केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इनमें से टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, टेस्ट पास कर जाएंगे। अगर केमिस्ट्री में आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं तो यकीन जानिए कि आप टेस्ट पास नहीं कर सकते। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री पोर्शन एक कंफ्यूजिंग पोर्शन होता है बच्चों के लिए। ठीक है, मेडिकल के लिए पहले मसला फिज़िक्स होता है, फिर केमिस्ट्री होता है उनके लिए मसला। तो इस मसले को मैं कोशिश करूँगा कि आपके मसले को आसान कर दूँ। ठीक है, आपकी मुश्किल को हल कर दूँ, आपकी मुश्किल को कुशा कर दूँ, आसान कर दूँ। ठीक है, तो इसके लिए पहली बात यह है कि यू शुड बी अटेंटिव इन लिसनिंग द लेक्चर्स। जब आप लेक्चर सुने तो उसको अटेंटिव होके सुने, तो अटेंटिव होके सुनेंगे तो ही आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट लिया करेंगे। तो अब केमिस्ट्री में जो हम स्टार्ट करते हैं, इनिशियल लेक्चर आज हमारा है, बेसिक सी कुछ बातें होंगी, उसको लेके चलेंगे हम और इंटरकनेक्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से। तो पहली टर्म हमारे पास आती है कि एटम। ठीक है, एटम किसे कहते हैं? ठीक है, एलिमेंट किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? ठीक है, ये सारी बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और सेम केस मैटर क्या है, मैटर हमें पता होना चाहिए, मैटर की स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लिखते हैं सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कहते हैं
जो जगह कोई ऑब्जेक्ट घेरता है, उसने जो जगह घेरी है उस चीज़ का नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो वॉल्यूम की डेफिनेशन ये बनेगी, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी। ठीक है, आप में से काफ़ी बच्चों को ये डेफिनेशंस पता होंगी और बहुत कुछ होंगे जिनको पता नहीं होगी, तो लेकिन मेरा ये काम है कि मैं सारों को लेके चलूं साथ। ठीक है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर इसका SI यूनिट देखें तो इसका SI यूनिट है मीटर क्यूब। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। केमिस्ट्री में इसके अलावा भी यूनिट यूज होते हैं। अदर यूनिट्स आर, इसके जो दूसरे यूनिट्स हैं वो क्या हैं? अदर यूनिट्स आर, कौन से हैं वो? लीटर है हमारे पास, लीटर इज द मेन यूनिट। अब ये जो लीटर है ये और DM क्यूब एक ही बात है, ये जहन में रहे। ऐसा नहीं कि लीटर कुछ और है DM क्यूब कुछ और है, दे आर सेम। और DM क्यूब डेसीमीटर क्यूब, या CM क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर ये भी एक ही कैटेगरी के यूनिट्स काउंट होते हैं। यहां पे अगर हम देखें एक सवाल डायरेक्ट, एंट्री टेस्ट इज अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द MCQs एंड अटेम्प्टिंग ऑफ MCQs। पहला सवाल हम ये लिखते हैं कि विच ऑफ द, बड़ा सिंपल सा सवाल है, फॉलोइंग इज आर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। अब देखें ये MCQs का एक स्टाइल है, पैटर्न है। MCQs बनाने की भी एक किस्म की साइंस है, सब्जेक्ट है। ठीक है, या मैंने देखें इज आर लिखा है, माना एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। यूनिट लिखा है, ब्रैकेट में S लिखा है, तो इसका मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। नाउ हियर कम्स ऑप्शंस। यस, क्या होगा इसका जवाब? बड़ा सिंपल, बड़ा सादा, ऑल। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब एक और सवाल देख लें, इस सवाल को थोड़ा सा और घुमाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? बल्कि इनको काट दें, करेक्ट। 1 लीटर इज ग्रेटर देन 1 DM क्यूब, 1 लीटर इज लेस देन 1 DM क्यूब। सी में 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब। डी, none of these. Yes, you have 20 seconds to answer this question. हाँ जी, क्या होगा? अब देखें मैंने क्या बताया कि लीटर और DM क्यूब एक ही बात है। अगर लीटर और DM क्यूब एक ही बात है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक और देख लेते हैं, विच is equal to, which is equal to 1 DM cube, which is equal to 1 DM cube। कौन सी चीज़ 1 DM क्यूब के इक्वल है? तो ऑप्शन ए 100 CM क्यूब, ऑप्शन बी 1000 CM क्यूब, ऑप्शन डी 10 CM क्यूब, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हाँ, तो बताएं भाई क्या होगा? ये भी एक कन्वर्जन फैक्टर है। तो देखो कि 1 लीटर या 1 DM क्यूब
बराबर होता है 1000 cm³ के बराबर। 1 dm³ किसके बराबर होता है? 1000 cm³। तो क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा ये बी। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? और अब ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद हमारे पास जो बेसिक टर्म आती है वो आती है मास। मास किसे कहते हैं? मास कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। किसी भी बॉडी में मौजूद मैटर की मिकदार का नाम है मास। ठीक है, किसी भी बॉडी में मैटर की मिकदार का नाम क्या है? मास। अब मास भी एक बेसिक क्वांटिटी है। मास का जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इसके अलावा दूसरे यूनिट हैं, अदर यूनिट्स आर ग्राम्स, मिलीग्राम्स, माइक्रोग्राम्स। ठीक है, चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में चलने का फायदा है। इसी वजह से मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और ज़ीरो से हम जाएंगे कहाँ? हीरो तक। ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक। ठीक है, तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। यहां अगर हम एक क्वेश्चन बनाएं कि 2 किलोग्राम आर इक्वल टू ए 2000 मिलीग्राम या 2000 ग्राम्स या 2000 माइक्रोग्राम्स या डी नन ऑफ दीज। अब देखें, किलो, किलो किसके बराबर है? किलो स्टैंड्स फॉर 1000। किलो किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। तो क्या होगा? तो ये होगा कि 2 किलो इज इक्वल टू 2 into 1000। तो 2 into 1000 मीन्स 2000 ग्राम्स। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मास भी समझ में आ गया, ठीक है, वॉल्यूम भी समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं एक और टर्म, मैटर। मैटर किसे कहते हैं हम? एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जिसका मास हो और जगह घेरे उसे कहेंगे मैटर। अब आप में से जो मेरे पास पढ़ चुके हैं उनको पता होता है कि यहाँ इसके बाद मेरा एक ही सवाल होता है। कौन सा? क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसके पास मास हो लेकिन जगह ना घेरे? दूसरा, क्या कोई ऐसी चीज है जो जगह घेरे जिसका मास ना हो? सोचें, टेक योर टाइम। तो आप लोगों में से बहुत सारों का जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि जो चीज मास रखती है लाजमी वो जगह घेरेगी, और जो चीज जगह घेरती है वो लाजमी मास रखेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन में हमने लिखा है एंड। तो एंड का मतलब ये है कि मास भी होगा, जगह भी घेरेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मास हो जगह ना घेरे, सिर्फ जगह घेरे मास ना हो। और जगह घेरने का कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पर कोई ऑब्जेक्ट हो वहां पर कोई दूसरा ना आ सके। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने हाथ पर मार्कर रख दिया, मार्कर ने जगह घेरी हुई है, दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन इस मार्कर के ऊपर अगर मैं रखूं ये मार्कर, तो अब देखें ये मार्कर उस जगह पर नहीं है जहां पर पहला मार्कर है। ये मार्कर कहां पर आया है? उस मार्कर के ऊपर आया है। दैट इज कॉल्ड स्पेस ऑक्यूपाइड बॉडी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर शैडो क्या है? शैडो जगह घेरता है? नहीं भाई, शैडो जगह नहीं घेरता। जगह घेरने का मतलब ये कि जहां पर वो हो वहां पर कुछ और नहीं। आपने देखा होगा कि शैडो आता है अगर
तो उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ आ जाती है, फिर आ जाती है, फिर शेडो, फिर चीज़। तो इसका मतलब वो अपनी कोई जगह घेरता नहीं। समझ में आ रही है बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो अगर आप देखोगे अपनी सराउंडिंग्स में तो आपको दिखाई देगी मैटर। जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिस तरफ आंख उठाऊं मैटर ही मैटर नजर आए। ठीक है, यहां पे कुछ और था, वो आप सोचिएगा। तो वी आर सराउंडेड विद द ब्लैंकेट ऑफ द मैटर। ठीक है, अब वो मैटर दीवारों की सूरत में, वो मैटर बोर्ड की सूरत में, वो मैटर कुर्सियों की सूरत में, वो मैटर हवा की सूरत में, वो मैटर पानी की सूरत में, वो मैटर पहाड़ों की सूरत में। तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज मैटर। हर वो चीज जो हमें सराउंड करती है वो क्या है? मैटर। लेकिन अगर मैटर को गौर करेंगे हम, तो मैटर इज फाउंड इन डिफरेंट वैरायटीज, इन डिफरेंट स्टेट्स। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब इस बेसिक टर्म के बाद हमारे पास एक और बेसिक टर्म आती है जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर से पहले एटम की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन हम एटम की कोई अरेंजमेंट देख लें कि एटम की अरेंजमेंट क्या है। आमतौर पे एटम को जो रदरफोर्ड ने बताया था कि भाई सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं डिफरेंट शेल्स में। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, ये एटम की अरेंजमेंट हो गई। अब ये जो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, ध्यान से, एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है। वाई? बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन टू पार्टिकल्स। मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, इससे छोटे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मीजॉन, हाइप्रोन वगैरह। लेकिन यहां पर अगर न्यूक्लियस पे देखा जाए तो कितने पार्टिकल्स हैं? दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल। तो ओवरऑल न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा पॉजिटिव। तो इसी पॉजिटिव चार्ज का नाम रखा साइंसदानों ने, क्या नाम रखा? इसका नाम रखा एटॉमिक नंबर। ठीक है, दिस इज नेम्ड एज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कहां होते हैं प्रोटॉन्स? इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। समझ में आ गई बात, या कोई कंफ्यूजन है? यहां पे अगर हम देखें तो कोई भी एटम, उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। किसी भी एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? इक्वल। अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल होगी तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दे मेक न्यूट्रल। वो क्या बनाएंगे? न्यूट्रल बनाएंगे। और न्यूट्रल होगा तो इसी वजह से कहा जाता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली अ न्यूट्रल पार्टिकल। ये एक पॉइंट नोट करें कि एटम क्या है? एटम इज न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली एटम क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि प्रोटॉन्स की चार्ज को
तादाद को एटॉमिक नंबर कहेंगे, ठीक है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो सेम केस हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को भी एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो सिर्फ कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। नहीं, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन्स जब भी आप कहेंगे तो आगे आपको लगाना पड़ेगा कि एटम न्यूट्रल है, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर सही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर गलत। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन लॉस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फिक्स नहीं रहती। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां? इन अ न्यूट्रल एटम इज नॉन एज एटॉमिक नंबर। इसे क्या कहेंगे हम? एटॉमिक नंबर कहेंगे। और इस एटॉमिक नंबर पे इसको जाहिर किया जाता है Z से, और इसके ऊपर ज्यादा काम किया था मोज़ले ने, ठीक है। मोज़ले साइंसदान था, हेनरी मोज़ले, उसने इसके ऊपर काम किया था। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। और याद रखो कि एक एटम को दूसरे एटम से डिस्टिंग्विश करने वाली चीज, फर्क दिखाने वाली चीज क्या है? एटॉमिक नंबर। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द आईडी कार्ड, ठीक है। आईडी कार्ड तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन ये क्या है? ये है आइडेंटिटी। अब यहां और बात है कि नकली आइडेंटिटी कार्ड भी बन जाते हैं, लेकिन एलिमेंट्स की नकली आइडेंटिटी कार्ड कोई नहीं बनाएगा। जिसका एक एटॉमिक नंबर है वो वही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। अगर एटॉमिक नंबर चेंज है तो इसका मतलब एलिमेंट भी चेंज है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो दुनिया में जिसका भी एटॉमिक नंबर 6 होगा वो कार्बन है। लेकिन अगर कोई आपको कोई बंदा बोले कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और वो कार्बन नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? या उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं, या वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो 6 नंबर है वो किसको दिया गया है? कार्बन को। और इसी एटॉमिक नंबर के बेस पर हमारे पास पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। अब कुछ कॉमन एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, एक दो सवाल में लिख लेता हूं जिससे आइडिया हो कि द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम is 11. Atomic number of sodium is 11. If it loses 1 electron, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इट्स एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। अब देखें, एक ही सवाल में मैंने 2 सवाल लगा दिए। अब देखें, एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो याद रखो इलेक्ट्रॉन लॉस करे गेन करे, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। एटॉमिक नंबर हैज टू रिमेन सेम। एटॉमिक नंबर को क्या रहना है? सेम रहना है, ठीक है। और अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी, मैंने आपको क्या कहा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर उसने लॉस कर दिया तो इसका मतलब पहले उसके पास 11 थी, अब उसके पास कितने हो गए? 10। तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 11। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 11 से कितनी हो जाएगी? 10। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, समझ में आ रही हैं बातें? तो इसको एक दफा आप नोट कर लें, तो हम फिर बोर्ड को इरेज करके आगे चलें। हाँ, तो एटॉमिक नंबर के बाद एक और टर्म आपने सुनी होगी, मास नंबर।
मास नंबर से पहले एक टर्म मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन आपको लफ्ज से लग रहा होगा कि इट इज समथिंग रिलेटेड विद द न्यूक्लियस। ये कुछ चीज है जो किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो न्यूक्लियॉन्स को हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तय हो गई बात। अब न्यूक्लियॉन का बताने का मतलब है कि हमारा एक आगे टॉपिक है, दैट इज मास नंबर। जागते रहना, ऐसा ना हो कि लेक्चर चलता रहे और आप नींद की वादियों में चले जाएं। ठीक है, तो मास नंबर का दूसरा नाम न्यूक्लियॉन नंबर भी है। ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर। और याद रहे कि काफ़ी स्टूडेंट्स इसको रिलेट कर जाते हैं एटॉमिक मास से। नहीं, एटॉमिक मास एक क्वांटिटी है, वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो जब टॉपिक आएगा तब पढ़ूंगा। मास नंबर लफ्ज से ही जाहिर है कि ये नंबर है, दिस इज नॉट अ क्वांटिटी। लफ्ज ही अलग है, लफ्ज से पता चल रहा है कि एक नंबर है, दूसरा क्वांटिटी है, तो दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मास नंबर कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को क्या कहा जाएगा, मास नंबर। ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखो कि मास नंबर को जाहिर किया जाता है ए से, प्रोटॉन्स को जेड से, न्यूट्रॉन्स को एन से। तो मास नंबर किसके बराबर हुआ, मास नंबर इज इक्वल टू ए जेड प्लस एन। यहीं से अगर कोई न्यूट्रॉन्स निकालना चाहे तो क्या होगा, एन यहाँ प्लस हो रहा है, बराबर की दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। तो और z प्लस हो रहा है तो माइनस ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन। अब सिंबॉलिकली, सिंबल के हिसाब से क्या किया जाता है कि यूं लिखा जाता है कि z कोई सिंबल है x, ठीक है, उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे z लिखा जाता है सब स्क्रिप्ट में, और सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है मास नंबर। तो यहाँ पे हम लिखें कि कैल्शियम 20 और 40, तो इसका मतलब क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर इज 40। बेसिक्स सी बातें बता रहा हूँ, आप में से काफ़ी जानते होंगे, लेकिन एक ये क्विक रिव्यू होगा। नहीं, देखो एटॉमिक नंबर इज 20, मास नंबर इज 20। अगर मैं कहूं न्यूट्रॉन्स, हाँ देखो यहां भी गलत हो गया, न्यूट्रॉन्स, अगर मैं कहूं न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या है, ए माइनस जेड। ए कितना है 40, जेड कितना है 20, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या होगा, 20। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है। यहां हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल साइड में लेके जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम करते हैं कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन mg 12, 24 और प्लस। ठीक है, mg 12, 24 और प्लस। अब देखें मैंने क्या बताया कि नीचे क्या लिखा होगा, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर माना प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स कितने हुए, प्रोटॉन्स आर व्हाट, प्रोटॉन्स आर 12, और
इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो प्रोटॉन्स भी कितने हैं 12, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए 12। लेकिन लुक एट दियर चार्ज है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो पहले थे 12, अब कितने हो गए 11। इलेक्ट्रॉन्स आर 11। न्यूट्रॉन्स निकालें तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, देखो न्यूट्रॉन सिंपल है, मास नंबर 24 में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो आ जाएगा 12, ठीक है, समझ गए बात को। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n 7 14 -3। हाँ भाई, ऑप्शन ए में 7, बी में 10, सी में 4, डी में नन ऑफ दीज। देखो एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होने चाहिए इफ देयर इज अ नो चार्ज। लेकिन यहां पर चार्ज है, कौन सा चार्ज है, -3। -3 माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। तो -3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, पहले थे 7, 3 गेन हो गए, तो अब कितने हो गए बताओ, 10, ठीक है। एक और कर लेते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Cl17 35.5 माइनस 18 17 16 डी नन ऑफ दीज। हाँ जी, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा। हाँ तो देखो 18 17 16, अब देखो प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 17, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज। चार्ज नहीं देखेंगे हम, क्योंकि चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करती है। तो आंसर इसका होगा ये, ठीक है। एक और सवाल, ये लास्ट से लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Fe2656 3+ और A 30 32 और 27 डी नन ऑफ दीज। अब देखें न्यूट्रॉन्स निकालने, याद रखो प्रोटॉन्स देखते वक्त भी चार्ज को नहीं देखा जाएगा, न्यूट्रॉन्स देखते वक्त तो भी चार्ज को नहीं देखा जाएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू -56 -26, तो क्या होगा 6 से गया 0, 5 में से 30, तो करेक्ट ऑप्शन इज 30, ठीक है। समझ गए बात को या कंफ्यूजन है कोई, नोट करें हम इसको। लेट्स मूव फर्दर। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की जो वो शो करते हैं, जिसमें एक है आइसोटोप्स। आइसोटोप जो है वो क्या है, आइसोटोप इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। आइसो माना सेम, टोप्स माना प्लेस और पोजीशन। तो लफ्ज को अगर जोड़ें तो इसका मतलब क्या होगा, सेम पोजीशन, ठीक है, सेम पोजीशन। अब कहां पे पोजीशन, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। किस पोजीशन की बात कर रहे हैं हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, किस कौन सी पोजीशन की, पीरियोडिक टेबल वाली पोजीशन की। वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल,
और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखा गया है किस बेस पर, किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या होगी, सेम। तो आइसोटोप की जो पहली सिंपल डेफिनेशन ये बनेगी कि हैविंग सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, आइसोटोप्स। अब पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम है तो क्यों है, हैविंग सेम Z, एटॉमिक नंबर सेम हो, डिफरेंट मास नंबर A डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तो वो आइसोटोप्स होंगे। या इसको और हम एलाबोरेट करें तो ये हो सकता है कि क्या होगा, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन्स की तादाद, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर डिफरेंट आ रहा है, प्रोटॉन तो सेम हो गए, इसका मतलब डिफरेंट किस चीज की वजह से आएगा, डिफरेंस आएगा मास नंबर, उसके न्यूट्रॉन की वजह से। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स सेम हो, न्यूट्रॉन्स चेंज हो, तो उसे कहा जाएगा आइसोटोप। जनरली तमाम एलिमेंट्स दे एग्जिस्ट इन अ मिक्सचर ऑफ देयर आइसोटोप्स, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को स्पेशल नाम दिया गया है, जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। यहां पे हम लिख सकते हैं कि जैसे कार्बन है, कार्बन का मास नंबर कितना है, 12, ठीक है। यही कार्बन फिर 14 में भी होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि सिंबल लिखेंगे, हाइफन लिखेंगे, फिर मास नंबर लिखेंगे। तो कार्बन 12 भी है और कार्बन 14 भी है। नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन 14 भी है, नाइट्रोजन 15 भी है। तो क्या है ये, दीज आर द आइसोटोप्स। हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन कितना है, 1 भी है, हाइड्रोजन 2 भी है और हाइड्रोजन 3 भी है। तो एलिमेंट्स का आइसोटोप्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो, सेम प्रोटॉन्स की तादाद हो, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स की तादाद हो। तो यहां से अगर हम क्वेश्चन बनाएं कि आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के पेयर आइडेंटिफाई करें। Is it visible? Yes. अब देखें तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच आर द आइसोटोप्स। अब आइसोटोप के लिए कंडीशन क्या ध्यान में रखिए, एटॉमिक नंबर सेम हो, इनका भी सेम, इनका भी सेम, इनका भी सेम। तो क्या ऑल होगा, नहीं। अब एटॉमिक नंबर सेम होने के साथ साथ क्या डिफरेंट होना चाहिए, मास नंबर। इसका मास नंबर देखो 24, तो माना मास नंबर तो सेम है, तो ये आइसोटोप नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है। यहां देखो मास नंबर 35, मास नंबर सेम है, तो इसका मतलब ये आइसोटोप नहीं है, दे आर द सेम एलिमेंट। ये देखो मास नंबर चेंज है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर चेंज, तो दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। सो यू विल गो विद दिस ऑप्शन, ठीक है जी। नोट कर लें इसको एक दफा फिर से, तो फिर हम आगे चलें। देखें स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें आसानी से क्लियर होती जाएंगी, जस्ट आपको अटेंटिव रहना है और लेक्चर को ध्यान से सुनना है।
पूरा सुनना है। तो मैं इसको फिर मिटाऊं। यस, तो अब हम आगे चलेंगे। आगे तो नहीं चलेंगे, खड़ा तो मैं यहीं रहूंगा, लेकिन टॉपिक आगे बढ़ेगा। आइसो बार्स। आइसो की टर्म आप पहले जान चुके हैं। आइसो की टर्म आप पहले जान चुके हैं, ठीक है। आइसो माना सेम। आइसो मीन्स सेम। बार का मतलब है हैवी, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स अगर इक्वली हैवी हैं तो उसे कहा जाएगा आइसो बार्स। आइसो माना सेम, बार माना हैवी। तो हम पहला इसका ये जुमला लिख सकते हैं कि मीन्स इक्वली हैवी, एक जितने हैवी हों, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर चेंज हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? आइसो बार्स। सही हो गई बात? समझ में आ गई बात? जैसे नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन या कार्बन 6, 14। अब देखें, एटॉमिक नंबर चेंज, प्रोटॉन्स चेंज, मास नंबर सेम। तो जिनका मास नंबर सेम हो उन्हें क्या कहेंगे हम? आइसोबार्स। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो इस पे एक सवाल कर लेते हैं। मास नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द आइसोबार ऑफ अब देखें, आइसोबार के लिए क्या कंडीशन लाजमी है? कि मास नंबर सेम होना चाहिए। तो मास नंबर सेम इस कितना है? 29। तो 29 किस में है? एक ही में है। हो सकता है नन ऑफ दीज हो, लेकिन सिर्फ मास नंबर सेम नहीं होना चाहिए, एटॉमिक नंबर भी चेंज होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर देखो, इसका 29 है और ये कितना है? 15। तो क्या होगा? यही होगा, ठीक है। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? हम बढ़ते हैं आगे एक और नई टर्म की तरफ, ठीक है। दीज आर द बेसिक टर्म्स, आइसोटोन्स। अब यहां टोन का मतलब है न्यूट्रॉन। एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम हो, तो उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा? आइसोटोन्स। एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज
आइसोटोप्स। जैसे, बल्कि डायरेक्ट सवाल लिख लेते हैं इसके ऊपर, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आइसोटोन। आइसोटोन का पेयर बताएं कौन सा है। X 1939 and Y 2039, B X 1428 and Y 1529, ठीक है। C X 1123 and Y 1223, D none of these। अब न्यूट्रॉन्स निकालने हैं हमें। न्यूट्रॉन्स जिसमें सेम आ गए वो आइसोटोन्स होंगे। और याद रहे ये एक जैसे एलिमेंट्स नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। एक जैसे एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन हमेशा सेम निकलेंगे। तो देखो, इसके अगर न्यूट्रॉन्स निकालें तो कितने निकलेंगे? 39 में से 19 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 20। इसके न्यूट्रॉन्स निकालें, 39 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19, ठीक है। इसके देखो, 29 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। इसके 14। यहाँ देखो, 23 में से 11 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 23 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। तो न्यूट्रॉन्स देखो सेम निकल रहे हैं? नहीं, न्यूट्रॉन्स आर नॉट सेम। तो इसका मतलब यहाँ कोई आइसोटोन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यू हैव टू सिलेक्ट नन ऑफ दीज। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे पोटेशियम 1939, कैल्शियम 2040। इसके न्यूट्रॉन्स निकाल लो। क्या आएंगे न्यूट्रॉन्स? देखो, इसके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 20 और इसके न्यूट्रॉन्स निकाल लो, क्या आ जाएंगे? 20। तो दे आर सेड टू बी आइसोटोन्स। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अब हम स्टार्ट करते हैं एटम। ठीक है, एटम इज अ combination of two words. A means without, टोम का मतलब है कट या डिविजिबल। एक ऐसी चीज का नाम एटम है जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जाए, जिसको फर्दर तोड़ा ना जाए, तो उस चीज का नाम है एटम। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि एटम का कॉन्सेप्ट या एटम का नाम सबसे पहले किसने यूज किया? डेमोक्राइटस ने या डाल्टन ने? ठीक है, ये आपका सवाल है, आप मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब एटम कहते हैं, देखें, एक हमारे पास ये ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक की कोई ना कोई अपनी आइडेंटिटी है। इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन टर्म्स ऑफ इट्स बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इट इज सिमिलर। माना इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एक जैसे हैं। ठीक है, जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एक जैसे। दे आर सिमिलर बाय ईच एंड एवरी मीन्स। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने इसको तोड़ना शुरू किया। तोड़ते तोड़ते हम इस एक पॉइंट तक पहुंचे। अब इस पॉइंट को
फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, इस पॉइंट को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, ये यहीं तक है। तो इसको नाम रखा गया एटम का। इसके ऊपर नाम किस चीज का रखा गया? एटम का। एटम का मतलब है जिसको ज्यादा तोड़ा ना जाए, ज्यादा डिवाइड ना किया जाए, ठीक है। तो अब दिस इज कॉल्ड एटम, इसका नाम क्या है? एटम, क्योंकि इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यहां पर आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर एटम तो आगे तोड़ा जा सकता है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो अब एटम के ऊपर नाम एटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटम लफ्ज का मतलब है कि जिसको तोड़ा ना जाए। जबकि अब हम एक जुमला कहते हैं कि एटम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, या एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ऐसे जुमला बोलते हैं ना। हालांकि ये जुमला बज़ाहिर हमें गलत लग रहा है। कैसे? जैसे हम कहें कि भाई, इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करूं तो मजा आएगा आपको, कि ना टूटने वाला टूटा है 3 हिस्सों में। एटम का मतलब क्या है? जिसको तोड़ा ना जाए, जिसको डिवाइड ना किया जाए। ना डिवाइड होने वाला डिवाइड हुआ है 3 हिस्सों में। अब इसको समझाने के लिए मैं एक और मिसाल दूं। जैसे मैं ये कहूं कि अ ब्लाइंड पर्सन इज वॉचिंग द टीवी, अ ब्लाइंड पर्सन इज वॉचिंग द टीवी। अब देखें, ब्लाइंड जब कह दिया हमने तो अगला जुमला सेंस का ही नहीं बनता। अगर भाई वो ब्लाइंड है तो वो देख नहीं सकता। या हम ये कहें कि अ डम्ब पर्सन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गूंगा बंदा गाना गा रहा है। जब गूंगा है तो गाना गाने की सलाहियत पैदा नहीं हो सकती। तो ये भी जुमला ऐसे ही है जैसे कि एटम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो अब अगर एटम 3 हिस्सों में डिवाइड होता है या 3 उसके कंपोनेंट्स हैं, तो अब एटम का नाम एटम नहीं कुछ और होना चाहिए, बदलना चाहिए, क्योंकि अब इसको एटम नहीं कहा जा सकता। अब इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हेयर इज द हिस्टोरिकल रीजन फॉर दिस आंसर। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, नहीं बच्चा तो जो पैदा होगा वो छोटा ही होगा, ठीक। अब उसके ऊपर नाम रख दिया हमने मुन्ना, ठीक है भाई, ये छोटा है, वी कॉल हिम एज अ मुन्ना। मुन्ना बड़ा हुआ, मुन्ना है, जवान हुआ, मुन्ना है, इतना कि उस मुन्ने के और मुन्ने हो गए, लेकिन फिर भी हम उसको मुन्ना कहेंगे। हालांकि अब ये नाम उसकी एज को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि हिस्टोरिकली पड़ गया तो अब उसका नाम हो जाएगा मुन्ना। अब आप में से काफ़ी लड़के कहे होंगे सर आपने मुन्ना का मिसाल दिया है तो इसके अपोजिट का मिसाल दें। वो मैं दे नहीं सकता क्योंकि फिर बदनामी हो जाएगी। हम इसकी जगह एक और लिख लेते हैं कि भाई एक बच्ची लड़की पैदा हुई, क्यूट थी, तो उसका प्यार से नाम पड़ गया गुड़िया। गुड़िया है भाई, बड़ी हुई फिर भी गुड़िया, और बड़ी हुई फिर भी गुड़िया, यहां तक कि वो बुढ़िया हो गई, ठीक है। स्टिल वी विल बी कॉलिंग हर एज गुड़िया। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली नाम पड़ गया। तो एटम के ऊपर भी नाम ये पड़ गया है। अब इसका नाम उसकी स्टेट को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन इसकी डेफिनेशन को यूं मॉडरेट जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आपको समझ में आ गया होगा कि एटम डिविजिबल भी है, फिर भी इसका नाम एटम क्यों है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है कि ऐसा छोटे से छोटा जर्रा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का छोटा पार्टिकल होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम। एटम का छोटे से छोटा जर्रा क्या कहेंगे हम उसे? वो एलिमेंट का छोटे से छोटा जर्रा, उसे क्या कहेंगे? एटम। अब एटम जब अकेला है तो इसमें सलाहियत है कि ये अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। कैन या मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। अब किसके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? याद रखें, वो हैं नोबल गैसेस।
नोबल गैसेस जिसे 8th ए ग्रुप कहते हैं, उसके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बाकियों के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे सवाल हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली कौन एग्जिस्ट कर सकता है? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी सिलिकॉन, डी आर्गन, ई ऑल। तो देखो मैंने क्या कहा, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के कौन से मेंबर हैं आपको याद होना चाहिए? हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह वाले। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लें इसको, तो हम चीजों को आगे बढ़ाते जाएं। हाँ जी, अब एटम के बाद दूसरी एक टर्म आती है हमारे पास, एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट जैसे आपने सुना होगा पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, वहाँ हमारे पास राउंड अबाउट 118 के करीब एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स कहते हैं ऐसी प्योर सब्सटेंस, अब देखो लफ्ज़ आया नया, प्योर सब्सटेंस, ये आज मैं नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट डिस्कस होगा कि प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है। तो एलिमेंट कहते हैं ऐसी प्योर सब्सटेंस जिसको हम फर्दर केमिकली डिवाइड ना कर सकें, और उसके अंदर जो एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या हों, एक ही जैसे हों। एक ही जैसे से मुराद मेरी क्या है, क्या दिखने में एक जैसे हो? नहीं, उन सारों का एटॉमिक नंबर एक जैसा हो। तो डेफिनेशन बनेगी, हेडिंग देते हैं हम, एलिमेंट in which all the atoms having same atomic number or cannot be divided further by chemical means। केमिकल मीन्स से इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम सोडियम उठाएंगे तो सोडियम के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सारों का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11। ठीक है, पोटेशियम उठाएंगे तो पोटेशियम के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सारों का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 19। तो एवरी एलिमेंट हैज the atoms and these atoms having same atomic number। ठीक है, अब एलिमेंट के बाद हमारे पास दूसरी टर्म आती है मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसका? ये एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। और ये मॉलिक्यूल जो है वो 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़े हुए हों केमिकल मींस, बॉन्डिंग के थ्रू, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कहते हैं smallest particle in या smallest particle of an element
or a compound having similar chemical property। ठीक है, उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी हो वो वही हो जो उसके एलिमेंट की है। जैसे अगर हम सोडियम का एलिमेंट लेंगे तो सोडियम के एलिमेंट, या जैसे हम मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड लें तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज होंगी वही प्रॉपर्टीज कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में होंगी। ठीक है, और ये कैसे बनता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स, टू और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होंगे तो उसे कहा जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सवाल हो कि भाई आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल, ए में हो H2, बी में हो Cl2, सी में हो O3, डी में हो ऑल, ई में हो नन ऑफ दीज, तो क्या होगा बताएं? शाबाश, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बताओ बताओ जल्दी। हाँ, तो इसका जवाब होगा ऑल। अब देखें कि जिस फॉर्म में कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या जिस फॉर्म में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हम उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उसे कहेंगे एटॉमिसिटी। ठीक है, जैसे सवाल हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायएटॉमिक। कौन सा डायएटॉमिक है? Br2 है, F2 है, O2 है, D में है ऑल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायएटॉमिक? तो देखो डायएटॉमिक माना दो वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो कौन दो वाली फॉर्म में? ये सारे दो वाली फॉर्म्स में हैं, तो दे ऑल आर डायएटॉमिक। ठीक है, क्या सिर्फ डायएटॉमिक होता है? नहीं, यहां देखो ये जो O3 है ये कौन सी फॉर्म में? ऑक्सीजन, दैट इज ट्राइएटॉमिक। क्या सिर्फ ट्राइएटॉमिक में होता है? नहीं, टेट्राएटॉमिक में भी होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर सवाल हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन टेट्राएटॉमिक फॉर्म जनरली, तो यहां पर ऑक्सीजन है, बी में है हाइड्रोजन, सी में है सोडियम, डी में है फास्फोरस। ठीक है, तो ये सवाल है, बताएं कि फास्फोरस कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? फास्फोरस एग्जिस्ट करता है कौन सी फॉर्म में? टेट्राएटॉमिक फॉर्म। टेट्राएटॉमिक फॉर्म का मतलब क्या होगा? P4, पेंटियम 4। ठीक है, सल्फर एग्जिस्ट इन A डायएटॉमिक, B ट्राइएटॉमिक, C ऑक्टाएटॉमिक, D नन ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा होगा ब्लॉक केमिस्ट्री में, पी ब्लॉक में सल्फर एग्जिस्ट करता है कौन सी फॉर्म में? S8। तो S8 मीन्स क्या हुआ? ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म। समझ गए बात को?
या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो एटॉमिसिटी का मतलब है कि कौन सी फॉर्म में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और ये कैसे, किसी के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। यहां फिर हमारे पास एक टर्म आती है कंपाउंड। ठीक है, देयर द टर्म कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलें किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन के साथ। दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, so that is called compound, combination of two or more different atoms of the elements, तो that is called compound। उसे क्या कहेंगे हम? कंपाउंड कहेंगे। तो कंपाउंड के लिए क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा एटम्स हों, वो क्या हों? डिफरेंट हों। ठीक है, अगर वो सेम है तो वो फिर कंपाउंड नहीं होगा, वो एलिमेंट में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो डिफरेंट है तो वो कंपाउंड में होगा। और देखें, अगर आप गौर करेंगे तो मॉलिक्यूल की भी यही डेफिनेशन है। मॉलिक्यूल भी कंपाउंड का हो सकता है, मॉलिक्यूल भी एलिमेंट का हो सकता है, लेकिन कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन लाजमी है कि एलिमेंट्स और एटम्स शुड बी डिफरेंट। मॉलिक्यूल के लिए क्या कंडीशन है कि भाई दो या दो से ज्यादा एटम्स हो, केमिकली आपस में जुड़े हुए हों। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? मॉलिक्यूल। अब यहां देखें कि सवाल हो कि भाई आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो। एक हो हमारे पास Br2, B में हो HCl, C में हो S8, D में हो और। तो अब देखो कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन है कि दो या दो से ज्यादा लेकिन डिफरेंट। तो यहां देखो कौन है डिफरेंट, ये तो दिस इज कंपाउंड। ये क्या है? एलिमेंट। ये क्या है? एलिमेंट। यहां से अगर एक सवाल मैं बनाऊं कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करें। अब देखें विच इज एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है? तो एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन है? एक ही हो। तो एक ही यहां क्या है? ऑक्सीजन है, फास्फोरस एक ही है, लेकिन ये क्या है? एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड। समझ गए? एक ही जैसे हों तो वो एलिमेंट होगा, अगर एक से ज्यादा हो लेकिन डिफरेंट हो तो वो क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। अब यहां पर एक बड़ा अच्छा सा MCQ बन सकता है, सवाल बन सकता है कि भाई which is a molecule but cannot be a compound। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है? वो एग्जाम्पल में लिखूं, मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। H2O, NH3O3, D में नन ऑफ दीज। तो देखें कौन सा मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। देखो H2O मॉलिक्यूल है लेकिन H2O डिफरेंट आ गए तो ये कंपाउंड हो गया। ये भी क्या हो गया? मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। ये क्या है? दिस इज ओनली अ मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट अ कंपाउंड। तो यहां पे मैं वो जुमला कहूं जो मैं अक्सर कहता हूं कि मॉलिक्यूल के लिए क्या हो?
मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल एटम का भी हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल पहले बात ध्यान में रहे कि मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, सही। लेकिन कंपाउंड के पास मॉलिक्यूल लाजमी होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो लाजमी नहीं है कि कंपाउंड हो। तो यहां पे जुमला क्या कहता हूं मैं कि हर मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है, हर मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है, लेकिन हर कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। ऐसे जुमला है या गलत बोल दिया मैंने? सोचें, ठीक है, कुछ थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो काम होगा। जैसे Br2 मॉलिक्यूल है, क्या ये कंपाउंड है? नहीं। O2 मॉलिक्यूल है, क्या ये कंपाउंड है? नहीं। F2 मॉलिक्यूल है, क्या ये कंपाउंड है? नहीं। H2O मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। तो इसका मतलब जो कंपाउंड होगा उसके पास मॉलिक्यूल होगा। एवरी कंपाउंड मस्ट हैव अ मॉलिक्यूल, बट एवरी मॉलिक्यूल कैन नॉट बी ए कंपाउंड। हर कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, लेकिन हर मॉलिक्यूल का वास्ता कंपाउंड से हो ये जरूरी तो नहीं। हर गमे शब की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। ठीक है, नोट करें आप इसको, तो फिर हम आगे बढ़ें।